नमस्कार दोस्तों, JCS क्लासेस के इस मंच से एक बार फिर मैं अभिषेक कुमार झा आपका स्वागत करता हूं। हमारी 7 कक्षाएं हो चुकी हैं। हम 8वीं कक्षाओं के साथ आपके सामने उपस्थित हैं। ज्ञातव्य हो कि JCS क्लासेस लगातार उत्तर लेखन की कक्षाएं आप तक पहुंचा रही है। ठीक है, तो इन प्रतिबद्धताओं के साथ हम फिर से अपनी नई कक्षाओं के साथ उपस्थित हैं। ठीक है, आज जो हम चर्चा करेंगे वो उत्तर लेखन पे चर्चा करेंगे और आज मैं आपको बता दूं आज की क्लासेस थोड़ी सी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, हालांकि इम्पोर्टेंट वो भी सब क्लासें भी थी क्योंकि वो बेसिक्स थी, लेकिन आज मैं जो लेके आया हूँ उसमें से मैंने काफ़ी कुछ विचार किया। मैंने पिछली कक्षा में आपको बताया भी था कि मैंने एक वर्गीकरण कर दिया है UPSC के प्रश्नों का। उसमें टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 करके कुछ प्रश्नों का वर्गीकरण करके उसे मैंने एक जगह एकत्रित किया है ताकि मैं उसे आप अच्छे से समझा सकूं। मैंने उसमें इस बात का ध्यान रखा है कि प्रश्न की जो प्रकृति हो, प्रश्न का जो स्तर हो, वो कहीं ना कहीं आपको एकदम अनुक्रम से समझ में आए और अनुक्रम से मैं लेके चलूं आपको। ठीक है, एक सीक्वेंस में हो, तो उसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए हम आज उत्तर लेखन करेंगे। और कृपया धैर्य बनाए रखें और कक्षाओं में बने रहें। ठीक है, ये आपसे आग्रह करता हूं। ठीक है, तो आइए अब उत्तर लेखन की शुरुआत करते हैं। देखिए, इस उत्तर लेखन शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि जब हम प्रक्रिया शुरू करेंगे तो हम प्रश्न लिखेंगे और उसके नीचे मैं शब्द सीमा और कब पूछे गए वो प्रश्न संघ सेवा आयोग में, UPSC में, मेंस में, वो भी मैं लिखूंगा। ठीक है, उसके बाद ड्राफ्टिंग करते चलेंगे, समझते चलेंगे। ठीक है, तो एक दृष्टिकोण से आप ये मान लीजिए कि एक मेंस पेपर डिस्कशन भी है। ठीक है, तो मेंस पेपर डिस्कशन भी मान सकते हैं, लेकिन एक व्यू से अभी क्योंकि हम उत्तर लेखन कर रहे हैं तो इसे उत्तर लेखन मान सकते हैं। और जब हमारी आगे कक्षाएं होंगी, जैसे UPSC के एग्जाम होंगे, उसके बाद मेंस के पेपर आएंगे, तो उस पर मैं डिस्कशन भी की कक्षाएं लेकर भी आऊंगा। JCS क्लासेस इसके लिए विचार कर रही है। ठीक है, तो वो लेके आएगी, लेकिन अभी जो है उत्तर लेखन की शुरुआत करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि उत्तर लेखन की जब हम शुरुआत करेंगे तो उसमें से टाइप 1 से शुरू करेंगे हम। देखिए, टाइप 1, और आप इस बात का ध्यान रखें कि इसमें से जितने भी प्रश्न होंगे वो UPSC में आए हुए रहेंगे। तो UPSC में आए हैं, ठीक है, वो किसी वर्ष में हो, वो मैं वर्ष लिखते जाऊंगा नीचे कि किस वर्ष में आए हैं। ठीक है, तो एक एक करके प्रश्न लेते हैं। टाइप 1 में आज का पहला प्रश्न हम शुरू करते हैं। आप अपने पास पेन पेपर रखें। ठीक है, तो ज्यादा लाभ मिलेगा। ठीक है, और ज्यादा आप उसे समझ पाएंगे क्योंकि पेन पेपर से आप उसका खाका बना पाएंगे। ठीक है, तो आइए पहला प्रश्न लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो मैंने, देखिए, पहला प्रश्न मैं ले रहा हूं। पहला प्रश्न मैं पहले बोल दे रहा हूं। ठीक है, अगर आपके पास पेन पेपर आप लेके बैठे हैं तो आप लिख लें। पहला प्रश्न है, चर्चा करें कि हाल के समय में नए राज्यों का निर्माण भारत की अर्थव्यवस्था के लिए लाभप्रद है या नहीं। ठीक है, ये प्रश्न UPSC के 2018 में पूछा गया था मुख्य परीक्षा में। ठीक है, तो मैं एक प्रश्न अब लिख देता हूं कि प्रश्न क्या है। प्रश्न है, चर्चा करें कि हाल के समय में नए राज्यों का निर्माण, ठीक है, नए राज्यों का निर्माण भारत की अर्थव्यवस्था के लिए लाभप्रद है या नहीं। ठीक है,
तो ये प्रश्न है, आप इसे क्वेश्चन मार्क यहाँ पे लगा सकते हैं। देखिए ये प्रश्न यूपीएससी के 2018 में आया हुआ है, यूपीएससी 2018 मुख्य परीक्षा में आया हुआ है, ठीक है। और इसे 200 शब्द में लिखना है, ठीक। तो इसे 200 शब्द में लिखना है। कैसे लिखेंगे अब एक एक करके हम समझेंगे अच्छे से फिर से। तो देखिए ये अब उत्तर लेखन की शुरुआत में ये पहला प्रश्न है आपके सामने, जो कि संघ लोक सेवा आयोग का है और ये पूछा गया 2018 में। और 2018 में प्रश्न ये है कि प्रश्न को सबसे पहले पढ़ते हैं, उसके बाद फिर फॉर्मेटिंग करते हैं, ठीक है। देखिए प्रश्न में जो भाग है वो पहला भाग है, चर्चा करें कि हाल के समय में नए राज्यों का निर्माण भारत की अर्थव्यवस्था के लिए लाभप्रद है या नहीं, ठीक है। तो इसमें प्रश्न का जो भाग है, ठीक है, वो एक भाग है, चर्चा करें कि हाल के समय में राज्यों का निर्माण भारत की अर्थव्यवस्था के लिए लाभप्रद है या नहीं, ठीक है। देखिए राज्य का निर्माण हाल के दिनों में जो हो रहा है, क्योंकि ये प्रश्न 2018 में पूछे गए थे, तो 2018 के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो उस समय कौन कौन से राज्यों का गठन हुआ था, ठीक है, और राज्यों का जो गठन हुआ वो अर्थव्यवस्था के लिए कितना लाभप्रद है कितना नहीं, इस बात की मांग कर रही, मतलब प्रश्न की मांग है, ठीक है। तो सबसे पहले एक बार जान लेते हैं क्वेश्चन का डिमांड क्या है। क्वेश्चन का डिमांड है, ठीक है। देखिए हम एकदम बेसिक लेवल से बात कर रहे हैं कि क्वेश्चन का डिमांड क्या है। डिमांड ये है कि राज्य का गठन, मतलब नए राज्य का गठन, नए राज्य का गठन, नए राज्य का गठन अर्थव्यवस्था के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए लाभप्रद है या नहीं। इन बात की जांच करनी है, ठीक है। तो डिमांड ऑफ क्वेश्चन में मैं आपको समझा पाया कि नए राज्यों का गठन अर्थव्यवस्था के लिए लाभप्रद है या नहीं, क्वेश्चन का डिमांड ये है। तो क्वेश्चन ये डिमांड कर रहा है कि आप ये मुझे बताओ कि नए राज्य का जो गठन हो रहा है वो अर्थव्यवस्था के लिए कितना लाभप्रद है, ठीक है। तो ये डिमांड है। तो डिमांड में अर्थव्यवस्था के लिए नए राज्य का गठन कितना लाभप्रद है, इसका मूल्यांकन करना है, ठीक है। तो डिमांड, क्वेश्चन का जो डिमांड है ये है, ठीक है। तो डिमांड आप समझ गए, ये डिमांड है। अब जब आप डिमांड समझ के जाते हैं ना, तो अब प्रश्न पे आपकी पकड़ हो जाती है उत्तर पे, अच्छा ये पूछ रहा है, इसी पे क्वेश्चन बेस होगा। अब दूसरी प्रक्रिया, प्रश्न को आपने पढ़ लिया, डिमांड देख लिया, अब दूसरी प्रक्रिया जो है, तीसरी प्रक्रिया जो है वो है कीवर्ड पहचानने की। तो कीवर्ड इसमें कौन कौन से हैं, हाल के समय में नए राज्यों का निर्माण, तो ये पहला कीवर्ड है पूरा, ठीक है। इसे मैं रेड से कर दे रहा हूं, ये पहला कीवर्ड है, इतना सा कीवर्ड, ठीक है। तो ये कीवर्ड है, ये पहला कीवर्ड है। भारत की अर्थव्यवस्था के लिए कितना लाभ है, भारत की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में अगर लेना है तो दूसरा कीवर्ड भारत की अर्थव्यवस्था ले लेते हैं, और लाभप्रद है या नहीं, ये तीसरा कीवर्ड है। तीसरा कीवर्ड भी है और उसमें जांच भी करना है कि लाभप्रद है या नहीं, इसकी जांच करेंगे, ठीक है। तो 3 कीवर्ड है, इसी पे ये प्रश्न आधारित है और इसी के बेस पे उत्तर लिखे जाएंगे इसके, ठीक है। तो आशा है आप यहाँ तक समझ चुके होंगे। अब मैं आगे बढ़ता हूँ और उसकी ड्राफ्टिंग करते हैं, फॉर्मेटिंग करते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, अब जो जो बातें मैंने आपको पिछली कक्षाओं में बताई हैं वो कक्षाएं अब यहाँ काम आने वाली हैं, ठीक है। तो ड्राफ्टिंग कैसे करते हैं तो मैंने आपको बता दिया था, पहले कीवर्ड पहचानते हैं, कीवर्ड मैंने पहचान लिया। अब ड्राफ्टिंग कैसे लिखेंगे,
तो किसी भी उत्तर की सबसे पहले भूमिका लिखी जाती है, ठीक है, भूमिका लिखी जाती है और भूमिका उस पे लिखी जाती है जो कि पहला कीवर्ड हो, ठीक है, या फिर कीवर्ड वो कीवर्ड जिस पे पूरा प्रश्न ज्यादातर मतलब ज्यादा प्रश्न का ज्यादा भाग झुका हुआ हो। ये कैसे पता चलेगा? तो ये आप जब प्रश्न पढ़ेंगे तभी पता चलेगा, ठीक है। प्रश्न पढ़ने के बाद ये समझ आपको आ जाएगी अभ्यास करते करते, ये आप समझ जाएंगे कि प्रश्न जो टिका हुआ है, जो झुका हुआ है, वो किस ओर झुका हुआ है, ठीक है। तो देखिए अभी हम देख लेते हैं, चर्चा करें कि हाल के समय में नए राज्यों का निर्माण। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये प्रश्न जो है नए राज्यों के निर्माण के इधर झुका हुआ है, ज्यादा झुकाव इधर प्रतीत होता है। तो भूमिका हमेशा जिस बेस पे प्रश्न झुका रहेगा उस पे लिखी जाएगी। तो नए राज्यों का निर्माण, ध्यान देंगे प्रश्न जो ज्यादा झुका रहता है, जिस बेस पे, जिस टॉपिक, जिस तत्व पे, जिस खंड पे झुका रहेगा उसी संदर्भ में भूमिका लिखी जाएगी, ठीक है। नए राज्यों का गठन, ठीक है, भूमिका इस संदर्भ में लिखी जाएगी। भूमिका में क्या लिखेंगे? तो भूमिका में लिखी जाएगी कि नए राज्यों का गठन, कौन कौन से राज्य का गठन हुआ है, राज्य का गठन हुआ है, ठीक है, हाल में कौन कौन से राज्यों का गठन हुआ है। और भूमिका में आप यह स्पष्ट कर देंगे कि राज्य का गठन जो है निम्नलिखित, भूमिका जब अपना लिखना शुरू करेंगे तो उसमें लिखेंगे इसके बहुत सारे सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव हो सकते हैं, ठीक है। ये बात जो आप लिखेंगे भूमिका में स्पष्ट कर दें, ठीक है। भूमिका में आप लिखेंगे कि हाल में ही ABC राज्यों का गठन हुआ है और इस संदर्भ में, और इस बात की भी आप चर्चा कर सकते हैं कि नए राज्यों का गठन करना संविधान के किस अनुच्छेद के तहत आता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे चर्चा करेंगे प्रामाणिकता के लिए कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत, ठीक है। तो अनुच्छेद की चर्चा कर देंगे यहाँ पे कि संविधान के इस अनुच्छेद के अंतर्गत नए राज्यों का गठन का प्रावधान है और हाल में इन राज्यों का गठन किया गया है। यहाँ तक भूमिका खत्म हो जाती है। तो इन बातों को समझा देंगे। तो क्या क्या समझाएंगे? कौन कौन से संविधान का कौन सा आर्टिकल राज्य गठन का प्रावधान करता है, पहली बात ये लिख देंगे। दूसरी बात ये लिख देंगे कि कौन कौन से राज्य का गठन हुआ है, कौन कौन से राज्य का गठन हुआ है। जब ये आप लिख देंगे ना, तो अब ये भूमिका समाप्त हो गई, ठीक है। तो ये यूपीएससी का जो प्रश्न है, ठीक है, इस यूपीएससी के प्रश्न में ये भूमिका एकदम सटीक रहेगी। जब आप इसे लिख देंगे संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर राज्य गठन का प्रावधान है, उसके बाद कौन कौन से राज्य का गठन किया गया है, यहाँ तक भूमिका हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। भूमिका लिखने के बाद देखिए, भूमिका मैंने लिख दिया है। अब भारत की अर्थव्यवस्था के लिए लाभप्रद है या नहीं, तो अब मुख्य बात पे आते हैं। देखिए प्रश्न में आपको जब उत्तर लिखेंगे तो मुख्य भाग ये सब लिखना नहीं है वहां पे, ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। मुख्य भाग में सबसे पहले 2-3 बातें आएंगी, इससे संबंधित मुद्दे और चिंताएं, ठीक है। संबंधित मुद्दे और चिंताएं, इसमें संबंधित मुद्दे और चिंताएं में कौन कौन सी बातें आएंगी? तो राज्य निर्माण से जुड़ी समस्याएं आएगी, राज्य गठन से संबंधित क्या क्या समस्याएं आती है, ठीक है, राज्य गठन में क्या क्या चुनौतियां हैं, ठीक है, राज्य गठन के लिए क्या क्या प्रक्रिया है, तो गठन चुनौतियां, ठीक है, प्रभाव, ठीक है, प्रक्रिया, ये सभी बातें संबंधित मुद्दे में आएंगे। तो आप बता देंगे इसमें कि इससे संबंधित मुद्दे और चिंताएं राज्य गठन को लेकर हैं, ये चुनौतियां हैं, ये प्रभाव हैं, ये प्रक्रिया हैं। और विषय वस्तु मैं इसलिए आपको नहीं बता रहा क्योंकि आपने पढ़ा नहीं है। जब आप पढ़ेंगे तो इसे समझ जाएंगे। सबसे बड़ी चीज होती है इसे समझना। और जब आप पढ़ेंगे किसी टॉपिक को तो एकदम यहाँ भी जब पढ़ाया जाएगा तो एकदम
किसी भी टॉपिक को पूरा खोल के एकदम पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो ये सब सारे कंटेंट को लेकर आप तनाव बिल्कुल ना लें, पहले आप इसे समझ लें, ठीक है। तो यहाँ पे चुनौतियां लिखेंगे, प्रभाव लिखेंगे, प्रक्रिया लिखेंगे, किस प्रक्रिया के साथ होती है, इसके क्या क्या प्रभाव होते हैं, ठीक है। प्रभाव में 2 प्रभाव ले सकते हैं, सकारात्मक नकारात्मक, ठीक है। और राज्य गठन को लेकर क्या क्या प्रावधान, ये सब लिख देंगे। तो ये तो मुख्य भाग हो गया। जब इन सारी बातों को आप संबंधित मुद्दे चिंताएं में मुख्य भाग में लिख लेंगे, तो उसके बाद जो लिखना है वो है निष्कर्ष, या नहीं सॉरी, इससे पहले मूल्यांकन करना है, क्योंकि यहाँ पूछा जा रहा है कि ये लाभप्रद है या नहीं। तो लाभप्रद है या नहीं इसकी जांच कैसे होगी, उपरोक्त कथन पे तर्क आप दे दिए, तो उस तर्क को आप देख के बताएंगे कि कैसा है। मूल्यांकन करेंगे आप इसका, ठीक है। मूल्यांकन एवोल्यूशन जिसको बोलते हैं, एवोल्यूशन में आप ये बताएंगे कि उपरोक्त, ऐसा लिखेंगे, उपरोक्त कथनों के आधार पर हम ऐसा कह सकते हैं कि ये मुद्दे इस संदर्भ में आएंगे राज्यों के गठन को लेकर, लेकिन इसके गठन से ये चुनौतियां भी पैदा होंगी, ठीक है, और इससे ये संभावित लाभ भी होंगे, ठीक है। तो चुनौतियां लाभ एकदम संतुलित मूल्यांकन जब आप करेंगे, तो राज्य गठन को लेकर जब राज्य गठन के बारे में पढ़ेंगे, तो उसमें आप पढ़ेंगे कि क्या क्या चुनौतियां होती है राज्य गठन में, क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं उसका, ठीक है। तो वो पढ़ेंगे आप, लेकिन जब आप इसमें लिखेंगे पढ़ने के बाद, तो एकदम संतुलित अप्रोच से लिखेंगे, ठीक है। संतुलित दृष्टिकोण से लिखेंगे इसको, ठीक है, कि राज्य से ये समस्याएं होगी, राज्य गठन से ये चुनौतियां आएंगी, उपरोक्त चुनौतियों के बारे में चर्चा कर लें, ठीक है। मूल्यांकन मतलब होता है अतः राज्य गठन जो है किसी भी देश के लिए अधिक लाभप्रद है या नहीं, ठीक है। वो आप मूल्यांकन जब करेंगे तो आपको पता चल जाएगा उपरोक्त तथ्यों से कि राज्य का जो गठन है वो कितना लाभप्रद है कितना नहीं। अगर लाभप्रद है तो लिखेंगे हाँ लाभप्रद तो है, लेकिन ये चुनौतियां भी आती हैं इस संदर्भ में, तो इसे दूर करने की कोशिश की जानी चाहिए, ठीक है। तो ये संतुलित अप्रोच होता है। उसके बाद निष्कर्ष लिखते हैं, ठीक है। तो यूपीएससी का ये पहला प्रश्न मैंने लिया था, और मुझे आशा है कि मैंने आपको समझा दिया होगा ठीक से। निष्कर्ष में इस तरह के यूपीएससी के प्रश्न में देखिए, निष्कर्ष एकदम ध्यान से लिखा जाना चाहिए। निष्कर्ष में सबसे पहले कंक्लूजन में आप लिखेंगे कि राज्यों का गठन एक काफी जटिल प्रक्रिया है, ठीक है। तो इस संदर्भ में उपरोक्त चुनौतियों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए, जिससे इसे और लाभप्रद बनाया जाए और इससे संबंधित चुनौतियां और जो चिंताएं हैं उसे दूर किया जाए। तो ये हुआ संतुलित, ठीक है, और सारगर्भित ऊपर वाला पार्ट। तो यहां तक जब आप लिख देंगे तो यूपीएससी का ये प्रश्न आप पूरा हल कर लिए, ठीक है। तो यहां तक हमारा पहला प्रश्न खत्म हुआ, ठीक है। मैं इसे साफ करता हूं। ठीक है, हम दूसरा प्रश्न लेते हैं। दूसरा प्रश्न लेते हैं। दूसरा प्रश्न देखते हैं क्या क्या है। दूसरा प्रश्न मैं थोड़ा छोटा ले रहा हूं, ठीक है। प्रश्न है, क्या भाषाई राज्यों के गठन ने, प्रश्न ध्यान से लिखेंगे आप, क्या भाषाई राज्यों के गठन ने भारतीय एकता के उद्देश्य को, क्या भाषाई राज्यों के गठन ने भारतीय एकता के उद्देश्य को मजबूती प्रदान की है। एकदम छोटा प्रश्न है, ये यूपीएससी 2016 में पूछा गया था। इसमें जैसे 200 शब्दों में लिखना था, ठीक है। मैं प्रश्न यहाँ पे लिख दे रहा हूं। प्रश्न है, क्या भाषाई राज्यों के गठन में भारतीय एकता के उद्देश्य को मजबूती प्रदान की है।
क्वेश्चन मार्क। इसे आप 200 शब्दों में लिखेंगे, 200 शब्द, ठीक है, 200 शब्दों में इसे लिखना है। और ये यूपीएससी 2016 में पूछा गया था, यूपीएससी 2016 में ये प्रश्न आया हुआ है, ठीक है। देखिए अभी मैं जितने प्रश्न ले रहा हूँ सारे यूपीएससी के अब होंगे, ठीक है। और इन बातों पर चूंकि हमारी कक्षाएं स्टेट पीसीएस पर भी आधारित है, तो स्टेट पीसीएस में हम इस बात का मैंने ध्यान रखा है कि यूपीएससी में जो प्रश्न थोड़े से आसान किस्म के होंगे उसे मैंने टाइप 1 में रखा है। तो आप ये मान लेंगे कि पहला स्तर जो है वो लगभग पीसीएस स्तर का है। अभी प्रश्न और कठिन से कठिन प्रश्न आने वाले हैं जो बहुपक्षीय होंगे, इसके अनेक पक्ष होंगे, ठीक है, उसमें थोड़ी जटिलता होगी। लेकिन अभी जो प्रश्न मैं ले रहा हूँ वर्तमान में वो थोड़े आसान किस्म के हैं, तो उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और पीसीएस किस्म का उसे पीसीएस स्तर का मान सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले फिर इसे अभ्यास शुरू करते हैं इसका, ठीक है। ये यूपीएससी 2016 में मैंने आपको बताया आया हुआ है और इसकी ड्राफ्टिंग करनी है। कैसे ड्राफ्टिंग करते हैं आइए देखते हैं। देखिए प्रश्न क्या पूछ रहा है इसमें, क्या भाषाई राज्यों के गठन ने भारतीय एकता के उद्देश्य को मजबूती प्रदान की है? हाँ या नहीं पता नहीं है, ठीक है, हाँ या नहीं पता नहीं है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे कि इसकी भूमिका लिखेंगे, कीवर्ड पहचान लेते हैं। पहला कीवर्ड भाषाई राज्य, ठीक है, गठन ने भारतीय एकता के उद्देश्य को मजबूती प्रदान की है। दूसरा भारतीय एकता, ये दूसरा कीवर्ड है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब मजबूती प्रदान की है या नहीं, ये 2 कीवर्ड है, 2 कीवर्ड पे प्रश्न लिखा हुआ है। वो बात है कि उसे जांचना है क्या ऐसा हुआ या नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले ड्राफ्टिंग में सबसे पहले हम भूमिका लिखेंगे, ठीक है। भूमिका किस बेस पर आधारित होगी, तो आप देखिए अब मैंने इतने प्रश्न आपको हल करके समझा दिए, तो आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए। भाषाई राज्यों का गठन, तो भाषाई राज्यों का गठन पे भूमिका होगी, भाषाई राज्यों का गठन। इस भूमिका में आप लिखेंगे भाषाई राज्यों का गठन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि कैसी है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रही है, कैसे भाषाई आधार पर राज्यों का गठन हुआ है, पृष्ठभूमि, ठीक है, ऐतिहासिक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है इसका, इसे लिखेंगे आप इस तरह से। भाषाई राज्यों का गठन और जो है किस तरह से हुआ, उसमें से आप रियासतों के विलय के बारे में बता सकते हैं। तो भूमिका हमेशा छोटा होना चाहिए, तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को बताते हुए आप निकल जाइए, चूंकि 200 शब्द लिखने हैं, ठीक है, और कम शब्द हैं और ज्यादा ना हो, इसलिए ज्यादा ना हो जाए, इसलिए ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझाने के बाद आगे चलें। भूमिका के बाद ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बताएंगे भाषाई आधार पर कैसे मतलब राज्यों का विभाजन हुआ या गठन हुआ, ठीक है। अब भारतीय एकता को उद्देश्य को मजबूती प्रदान की है, तो संबंधित मुद्दे, ये फिर संबंधित मुद्दे में इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको समझ में जाए, मुख्य भाग होता है संबंधित मुद्दे में। संबंधित मुद्दे में आप इस बात को लिखेंगे कि इससे संबंधित भारत राज्य की एकता के उद्देश्य को मजबूती प्रदान की है। तो एकता, वर्तमान परिदृश्य को आप समझाएंगे कि भाषाई आधार पर जो गठन हुआ, ठीक है, उस भाषाई आधार पर गठन ने कितना एकत्रित कर हमें रखा है, कितना नहीं, वो इस बात से पता चले वर्तमान परिदृश्य से कि आज हम हमारे देश में एकता में भी और एकता में विविधता, ठीक है, अखंडता जैसे तत्व शामिल हैं। हमारा देश संप्रभु है, ठीक है, और एकत्र है, अखंडित है, ठीक है। इन सारी बातों को संबंधित मुद्दे में शामिल करेंगे आप, लिखेंगे हाँ भाषाई राज्यों के गठन ने हमें काफी हद तक मजबूत तो किया ही है, लेकिन इससे कुछ समस्याएं भी आई हैं। समस्याएं या चुनौतियां नकारात्मक पक्ष में लिख देंगे आप। नकारात्मक पक्ष जब आप लिखेंगे तो नकारात्मक पक्ष में इस बात की चर्चा कर देंगे कि इससे क्या क्या नुकसान हुए हैं, और सकारात्मक में लिखेंगे क्या क्या फायदे हुए हैं, ठीक है। इससे संबंधित मुद्दों को लिखने के बाद अब आप पहुंचेंगे कंक्लूजन पर या फिर मूल्यांकन पर। पहले मूल्यांकन कर लेना चाहिए ऐसे प्रश्न जब क्या लगा हुआ आगे में, ठीक है। तो हम मूल्यांकन कर लेते हैं इसका।
तो मूल्यांकन जब करेंगे तो मूल्यांकन में इस बात की चर्चा करेंगे कि मूल्यांकन में इस बात की चर्चा करनी है कि कैसा लाभप्रद रहा है या नहीं रहा है। ठीक है, लाभप्रद है या नहीं, लाभप्रद है या नहीं। ठीक है, तो इन मामले में आप लिखेंगे कि हाँ, भाषाई राज्यों के गठन से काफी हद तक हमारे राष्ट्र को एकीकृत और अखंडित बनाने में हमें सहायता मिली है, और एकता में विविधता, एकता, सामाजिक सौहार्द, इन्हें बनाने में हमें काफी हद तक सहायता मिली है, सफलता मिली है। ठीक है, लेकिन इसके कुछ नुकसान भी हमें देखने को मिले हैं, जो कि अगर इसे दूर कर लिए जाएं या ना होते तो और भी इसके काफी ज्यादा प्रभाव या लाभ होते। ठीक है, इस तरह से मूल्यांकन कर लेंगे। मूल्यांकन का मतलब है कि आप एकदम मूल बात पर पहुंच रहे हैं कि क्या हुआ था क्या नहीं। मार्किंग कर रहे हैं आपके, हाँ, आपने किसी की कॉपी को चेक किया, फिर मार्किंग करी कि हाँ इसके 8 नंबर लेने लायक है ये व्यक्ति, ये नंबर 6 अंक लेने लायक है। उसी तरह से यहाँ आप अंकिंग करना है, मतलब मार्किंग करना है आपको, मार्किंग बता देंगे हाँ कैसा कितना ठीक हुआ था, कितना गलत हुआ था। ठीक है, तो ये लिखने के बाद आप निष्कर्ष लिखेंगे। फिर निष्कर्ष में एकदम दो तीन लाइन में हाँ इन माध्यम से ये निष्कर्ष में एकदम बेसिक बातें वही होगी कि हाँ निश्चित तौर पर भाषाई राज्यों के गठन ने हमें एकता, देश में एकता स्थापित करने में मदद की है। ठीक है, और अगर हम भाषाई राज्यों का पर गठन नहीं करते तो देश में की स्थिति जो अभी है वो कुछ और होती, और हम एकीकृत इस तरह से नहीं रह पाते जहाँ पे, और विविधता को नहीं प्राप्त कर पाते, जो हमें हमारी विविधता एक अमूर्त विशेषता है भारत की, वो हम प्राप्त नहीं कर पाते। ठीक है, तो निष्कर्ष में इस तरह की बात को लेकर निष्कर्ष इंड करें, और यहाँ तक आप दूसरे प्रश्न को आपने सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो इसी बात को समाप्त करते हुए मिलते हैं अगली कक्षाओं में, फिर से प्रश्न उत्तर ही करेंगे। ठीक है, प्रश्न उत्तर को आगे बढ़ाएंगे और इससे भी ऊपरी स्तर के प्रश्न को लेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।